Hello everyone, this is इंद्रजीत कौर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और उसमें हम आज हिस्ट्री के चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आपको मेरी वेबसाइट easysst.in पर भी मिल सकते हैं. आप वहाँ जाकर भी इन्हें पढ़ सकते हैं. इस वीडियो में हम जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले शुरू करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मन एम्पायर जो है यूनिफिकेशन से पहले 39 स्टेट्स में बंटी हुई थी. यूनिफिकेशन का पहला अटेम्प्ट जो फेल हो गया था वो हुआ था 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद यूनिफिकेशन की लीडर स्टेट जो बनी वो थी प्रशिया. यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट ओटो वॉन बिस्मार्क था. बिस्मार्क ने जितना भी ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस था प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की मदद से किया. यूनिफिकेशन का जो ये प्रोसेस था ये 3 वॉर्स में कंप्लीट हुआ. 7 ईयर के पीरियड में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन लड़ाइयों का अंत हुआ प्रशियन विक्ट्री के साथ. प्रशिया जो स्टेट थी वो इन वॉर्स में जीत गई. जर्मनी का यूनिफिकेशन, फाइनल यूनिफिकेशन हुआ 18 जनवरी 1871 को. यूनिफिकेशन के बाद प्रशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट को हेड बनाया गया. ये जो सेरेमनी थी ये पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हुई. यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी में क्या चेंज आया कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की गई, करेंसी की, बैंकिंग सिस्टम की, लीगल और जुडिशियल सिस्टम का सबका आधुनिकीकरण किया गया. यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूनिफिकेशन से पहले इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसी थी जहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था और वो स्टेट थी सार्डिनिया पिडमोंट. जुसेप्पे मैज़िनी ने इटली को रिपब्लिक बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की. उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली. उसके द्वारा की गई दोनों कोशिशें 1831 और 1848 को जो उसने विद्रोह की कोशिश की वो फेल हो गए. 1848 के बाद इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल II पर आ गई. ये जो सारा मूवमेंट, जो आंदोलन चलाया गया इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, उसकी अगुवाई कर रहा था चीफ मिनिस्टर कैवोर. ना तो वो रेवोल्यूशनरी था और ना ही वो डिप्लोमेट था, यानी कि वो डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं रखता था. वो दूसरे अमीर लोगों की तरह फ्रेंच ज़्यादा बेटर तरीके से बोल पाता था इटालियन के मुकाबले. उसने क्लेवर डिप्लोमेटिक अलायंसेस किए और लड़ाइयाँ लड़ी इटली को यूनिफाई करने के लिए. उसकी लीडरशिप में सार्डिनिया पिडमोंट को सफलता मिली ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में 1859 में. रेगुलर तो जो सेना लड़ाई कर रही थी वो कर ही रही थी. बहुत सारी गिनती में जो वॉलंटियर्स थे, यानी कि वो सेना में उन्हें भर्ती नहीं किया गया था बल्कि वो अपने आप से लड़ाई कर रहे थे इटली को यूनिफाई करने के लिए. तो उनका जो अगुवाई कर रहा था वो था जुसेप्पे गैरिबाल्डी. गैरिबाल्डी की लीडरशिप में जो वॉलंटियर्स लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उन्हें रेड शर्ट्स बोला जाता था. 1851 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया गया. यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था और ये जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन हुई ये कोई एकदम से किसी लड़ाई का नतीजा नहीं था बल्कि ये एक बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस था. द्वीप समूह में 3
तरह के एथनिक ग्रुप्स थे शुरू में, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। उनका अपना खुद का कल्चर था और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन के पास ज़्यादा पैसा आने लगा, इम्पोर्टेंस और पावर आने लगी, पावर की वजह से उसके पास अब वो अपना प्रभाव दूसरे नेशंस, आइलैंड के जो दूसरे नेशंस थे उन पे अपना प्रभाव जमाने में सफल हो रहा था। यूनिफिकेशन प्रोसेस का इंस्ट्रूमेंट जो था वो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, जिसने मोनार्की से पावर छीन ली थी 1688 में थ्रू स्ट्रगल। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया, जिसका रिजल्ट था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिला दिए गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किया गया। इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया गया, कि इंग्लैंड अपना प्रभाव स्कॉटलैंड पे डालने में सफल हो गया। स्कॉटलैंड के जो लोग थे उन्हें अपनी लैंग्वेज, जिसे गैलिक लैंग्वेज बोला जाता था, उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने की भी मनाही कर दी गई। आयरलैंड में क्या किया गया कि इंग्लिश जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की। आयरलैंड जो कंट्री थी उसमें ज्यादातर कैथोलिक लोग रहते थे और अंग्रेजों ने हेल्प की प्रोटेस्टेंट की। आपको पता ही है कि क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे होते हैं कैथोलिक। तो वो कंट्री में ज्यादा मेजोरिटी तो कैथोलिक की थी, लेकिन अंग्रेजों की मदद से प्रोटेस्टेंट जो थे वो कंट्री में अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए। वॉल्फटॉन ने अपने आयरिश मैन को साथ लेकर एक विद्रोह किया जो कि फेल हो गया और आयरलैंड को भी फोर्सिबली मिला दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में 1801 में। यूनिफिकेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए? जो न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे, ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक्टिवली प्रमोट की जाने लगी। यूनिफिकेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आई? जो भी सिंबल थे ग्रेट ब्रिटेन के, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा, इनका बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया। ये स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट रह गया इस चैप्टर का, तो मैं इसी वीडियो में ही खत्म कर रही हूँ। विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th और 19th सेंचुरीज में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया। एल्ग्री, जब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी पर्सन या चीज के थ्रू दिखाया जाता है, अब जैसे कोई देश, अगर हम कहें कि हमारा इंडिया कहाँ है, हमें नजर आ रहा है, हम भारत माता के रूप में उसे देखते हैं और ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जर्मेनिया जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती थी और मैरियन जो है वो फ्रांस के, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी। ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और उनका महत्व क्या है ये आपको सोर्स बेस्ड एनालिसिस में आ सकता है, ब्रोकन या फिगर वाले में आ सकता है, आपको फिगर बनी आ सकती है। ब्रोकन चेन्स जो हैं वो सिंबलाइज्ड करते हैं कि स्वतंत्रता को, आजादी को दर्शाती हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को दिखाती हैं। क्राउन ऑफ ओक लीव एंड स्वॉर्ड हीरोइज्म को दिखा रही हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड विलिंगनेस टू मेक पीस, की शांति बनाए रखने को। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था 1848 में, जिसे बैन कर दिया गया था जर्मन ड्यूक्स ने। रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, कि नए युग की शुरुआत हो रही है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म,
बाल्कन इशू। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म ने अपना लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को खो दिया था, यानी कि नेशनलिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म के साथ जोड़ा जाने लगा। इस पीरियड में नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे वो एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए थे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो एक दूसरे की टेरिटरीज, इलाके छीनना चाहते थे। आफ्टर 1871 बाल्कन जो है वो सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन का इशू बन गया। बाल्कन एरिया जो है उसमें एथनिक और ज्योग्राफिकल वेरिएशंस थे, यानी कि बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर बाल्कन एरिया, बाल्कन रीजन बनता था। वहां पर रहने वाले लोगों को स्लाव्स बोला जाता था और ये सारी स्टेट्स जो हैं ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। जैसे जैसे ही रोमांटिसिज्म स्प्रेड हुआ और ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो जितने भी स्लेविक नेशनैलिटीज थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। हर बाल्कन स्टेट को एक दूसरे से जेलसी हो रही थी और एक दूसरे की कॉस्ट पर वो इलाके छीनना चाहते थे कि मेरे पास ज्यादा इलाका हो जाए। और इन सब के बीच में ये आपस में तो लड़ाइयां कर ही रहे थे। यूरोपियन पावर्स ने इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि ये जो बाल्कन स्टेट्स थी ये आपस में तो लड़ ही रहे थे। अब जो बिग पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये भी इसमें आ गई थी, क्योंकि ये भी चाहते थे कि हम इन छोटी छोटी बाल्कन स्टेट्स पर कब्जा कर लें। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म इस बाल्कन एरिया में बहुत सारी वॉर्स का कारण बना और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कारण था। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मेरी ये क्विक रिवीजन सीरीज खत्म होती है। होप सो कि आप टर्म 2 में भी मेरी वीडियोस जरूर देखा करेंगे। थैंक यू।